आज पूरे देश में एक नंबर की बड़ी चर्चा हो रही है। 80 में से 75 लोकसभा की 80 सीटें उत्तर प्रदेश में हैं और बीजेपी ने 75 सीटों को जीतने का टारगेट बनाया है। बीजेपी ऐसा टारगेट 8 साल पहले बताती तो लोग सीरियसली भी नहीं लेते, लेकिन आज सभी लोग इसे सीरियसली ले रहे हैं। सवाल यह है कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिसे 90% का स्ट्राइक रेट हासिल किया जा सकता है। हिंदुत्व तो बीजेपी के पास पहले भी था। मोदी नया क्या लेकर आए हैं? नया है मोदित्व। क्या है यह मोदित्व? कैसे मोदी का नया वोट बैंक क्या है और क्या हिंदुत्व और मोदित्व का मिक्सचर ही 24 जीतने का रामबाण है? देश के सबसे बड़े पॉलिटिकल सवाल का जवाब फैक्ट्स और फिगर के साथ इस रिपोर्ट में मौजूद है, आप भी देखिए। 80 में 75 यानी 100 में 90 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट। योगी ने मोदी को जिताने के लिए यूपी में 90% का टारगेट सेट कर दिया है। दो 2024 के चुनाव की भावभूमि अभी से हमें तैयार करनी होगी। हमें अभी 2024 के लिए अपने आप को अभी से तैयारी करके आगे बढ़ना होगा और 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर से हमें साबित करना है। उत्तर प्रदेश 75 सीटों का लक्ष्य लेकर के अभी से आगे बढ़े कि उत्तर प्रदेश में 75 सीटें उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चुनाव जिता करके भेजेगी। इस लक्ष्य को लेकर के हम सब कार्य करेंगे और मुझे लगता है कि वह आप सभी कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में परिश्रम से एक बार फिर से साकार होगा। 24 के चुनाव से 24 महीने पहले योगी को यूपी में 90% का चांस दिखता है। मोदी को 100 में से 90 सीट जिताने की लोकसभा की 543 में से 400 से ज्यादा सीटें जिताने की तैयारी शुरू हो गई है। यूपी में मोदी ने इसका जिम्मा योगी को दिया है और ये तो हर कोई जानता है, जो यूपी जीतेगा वही देश जीतेगा। बीजेपी को 80 में 75 का मतलब है कांग्रेस सिर्फ रायबरेली जैसी पुश्तैनी सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। 5 साल बाद बसपा यूपी में फिर से जीरो हो जाएगी और समाजवादी पार्टी मैनपुरी और मुसलमानों की पार्टी होकर रह जाएगी। अखिलेश यादव का रोका मैनपुरी से चलेगा तो आजमगढ़ में रुक जाएगा। आजम खान अगर सपा में टिके तो रामपुर और संभल की मुस्लिम सीटों पर ही साइकिल चल पाएगी। बाकी पूरे उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी का भगवा परचम लहराएगा। टारगेट सेट करना आसान है, लेकिन ये अचीव कैसे होगा? खास तौर पर तब जबकि बीजेपी ने तीसरी बार इतना बड़ा लक्ष्य रखा है। 2014 में मोदी ने यूपी की 80 में से 73 सीटें जीती थी। तब मोदी का स्ट्राइक रेट 91% का था। 2019 में मोदी ने 80 में से 64 सीटें जीती, तब 80% का स्ट्राइक रेट रहा। 2024 के लिए 80 में 75 सीटें जीतने का लक्ष्य है। इसके लिए 93 से ऊपर का स्ट्राइक रेट रखना होगा। यूपी में लगातार 3 चुनावों में कोई भी पार्टी ऐसा करिश्मा नहीं कर पाई। 1998 में 58 सीट, 1999 में 29 सीट, 2004 में 10 सीट और 2009 में भी 10 सीट। मोदी से पहले यूपी में यह बीजेपी का परफॉर्मेंस था। ऐसे में योगी ने 24 के लिए 90% वाला फॉर्मूला बनाया है तो कुछ सोचा ही होगा। यह फॉर्मूला है ट्रस्ट फैक्टर का। यूपी ही नहीं, पूरे देश की जनता को मोदी पर ट्रस्ट है। अक्रॉस द क्लास एंड अक्रॉस द रीजन सबको लगता है कि मोदी हैं तो वायदे पूरे होंगे। खासतौर पर गरीब, दलित और पिछड़े वोटर्स को लगता है कि सब कुछ मुमकिन हो जाएगा। मोदी पर पब्लिक का ट्रस्ट कितना है, इसे इप्सोस ग्लोबल ट्रस्टवर्दीनेस मॉनिटर सर्वे से समझिए।
27 देशों में 20,000 से ज्यादा लोगों पर सर्वे हुआ तो 3 कैटेगरी मिली। पहली कैटेगरी में वो देश आए जहां लोगों को सिस्टम और सरकार दोनों पर ट्रस्ट है। दूसरी कैटेगरी में वो देश आए जहां लोगों को सिस्टम पर तो ट्रस्ट है लेकिन सरकार पर नहीं। और तीसरी कैटेगरी में वो देश आए जहां लोगों को न सरकार पर ट्रस्ट है न सिस्टम पर। ग्लोबल ट्रस्ट वर्दीनेस मॉनिटर सर्वे में सिर्फ 4 देश ऐसे मिले जहां लोगों को सरकार पर भी भरोसा है और सिस्टम पर भी। इन 4 देशों में पहला नाम है भारत का। भारत के अलावा जर्मनी, नीदरलैंड और मलेशिया ही 3 ऐसे देश हैं जहां ट्रस्ट फैक्टर पॉजिटिव है। ये पॉजिटिविटी, ये ट्रस्ट फैक्टर मोदी के लिए है क्योंकि पिछले 8 साल से मोदी ही सरकार चला रहे हैं और मोदी ने ही सरकारी सिस्टम तैयार किया है। ट्रस्ट फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है ये कंपैरिजन से ही पता चल सकता है। अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, स्पेन, साउथ कोरिया और ऑस्ट्रेलिया, इनमें से हर देश विकसित है। पर कैपिटा इनकम और सर्विसेज के मामले में ये देश भारत से कहीं आगे है, लेकिन यहाँ के लोगों को अपनी सरकार पर ट्रस्ट नहीं है। तीसरी कैटेगरी में इटली, रूस, टर्की, मैक्सिको, पोलैंड, हंगरी, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका, पेरू, चिली, रोमानिया जैसे देश आते हैं जहां लोगों को न सरकार पर ट्रस्ट है न सिस्टम पर। मोदी के सियासी दुश्मन जब जब मोदी से हारते हैं तो हिंदुत्व को दोष देते हैं, लेकिन हिंदुत्व से बड़ा वोट बैंक मोदित्व का है। हिंदुत्व और मोदित्व जब मिल जाते हैं तभी बीजेपी 303 सीटें जीत जाती और आगे इस बात का यकीन होता है कि मोदी 80 में से 75 सीटें जीत सकते हैं। इसके लिए हमें केंद्र और प्रदेश सरकार की उन उपलब्धियों को लेकर के घर घर जाना पड़ेगा, गांव-गांव जाना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को अपने साथ जोड़ना पड़ेगा, एक विराटता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर होना पड़ेगा, एक साथ मिलकर के चलना होगा और उसके लिए उस विराटता को अंगीकार करने के लिए हम सबका संकल्प होना चाहिए जो सरदेव अटल जी ने हम सबको दिया था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। उस संकल्प को लेकर के हम लोग प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 8 वर्ष के अंदर बदलते हुए भारत की इस तस्वीर को देख रहे हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार होते हुए हमने देखा है। सवाल है कि मोदित्व बनता कैसे है। मोदित्व वोट बैंक को बनाते हैं गरीब, पिछड़े, दलित और महिलाएं। मोदी बार बार अपनी पार्टी को गरीब वोटों पर फोकस करने के लिए कहते हैं, बार बार लाभार्थियों तक पहुंचने की बात करते हैं। वजह यही है कि मोदी अपने सबसे बड़े वोट बैंक की फिक्र करते हैं। हमारे यहां जिसको भी छोटा समझकर कम आंका गया, उसको अमृतकाल में बड़ी ताकत बनाने पर हम काम कर रहे हैं। छोटे किसानों को आज हर प्रकार से सशक्त किया जा रहा है। इसी प्रकार लघु उद्योगों, एमएसएमईज को भारत की आत्मनिर्भर सप्लाई चेन का मजबूत हिस्सा बनाया जा रहा है। जो हमारे छोटे दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, उनको भी एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे डिजिटल स्पेस में स्वस्थ स्पर्धा को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के छोटे व्यापारियों को भी बराबरी का मौका मिलेगा। मोदी के सियासी दुश्मन अब तक मोदी वोट बैंक की थाह नहीं लगा पाए। पॉलिटिकल एनालिस्ट भी इसके इम्पैक्ट को सही नहीं समझ पाए। यूपी के बाद दूसरा एग्जाम्पल बिहार का है। कोरोना लॉकडाउन के बाद बिहार पहला राज्य था जहां चुनाव हुआ। लॉकडाउन में बिहार के गरीब किसानों, मजदूरों और दलितों को सबसे ज्यादा चोट पड़ी। लाखों मजदूर दूसरे राज्यों से पैदल बिहार पहुंचे। मोदी के विरोधी बिहार में सरकार बदलने के सपने देखने लगे। बिहार चुनाव शुरू हुए तो सभी ने महागठबंधन की जीत की भविष्यवाणी कर दी, लेकिन 2020 के बिहार चुनाव का रिजल्ट एकदम उल्टा आया। पॉलिटिकल पंडितों ने बिहार में बीजेपी की जीत के 2 कारण बताए। नंबर 1, महिला वोटर जिन्होंने लालू राज को याद करके बीजेपी को वोट दिया।
और नंबर 2, सीमांचल में ओवैसी के नाम पर मुस्लिम वोटों का बंटवारा हो गया। बिहार में बीजेपी की जीत और आरजेडी की हार के पीछे की सबसे सॉलिड वजह इससे अलग थी। जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में गरीब वोटर जितने ज्यादा थे, वहां बीजेपी की जीत के चांस उतने ही अधिक रहे। जहां गरीब वोटर 15.5% से कम है, वहां बीजेपी और महागठबंधन के जीतने की संभावना बराबर रही। जहां गरीब वोटर 15.5% से 25.5% के बीच है, वहां बीजेपी के जीत की संभावना महागठबंधन से 2 गुना या 3 गुना रही। और जहां गरीब वोटर 25.5% से अधिक है, वहां बीजेपी की जीत की संभावना महागठबंधन से 5 गुना ज्यादा रही। बिहार में गरीब वोटर पहले लालू का था, फिर वो नीतीश कुमार का हो गया। अब गरीब वोटर मोदी का है। लोकसभा चुनाव में तो गरीब वोट बाय डिफॉल्ट मोदी को ही जाता है। बीजेपी का वोटर पहले मिडिल क्लास और अपर क्लास का था। मोदी ने उसमें लोअर मिडिल क्लास, बैकवर्ड क्लास और दलित वोटर्स को जोड़ दिया। गरीब वोटर मोदी का बोनस वोटर है। नेहरू और इंदिरा गांधी के जमाने में जो वोटर कांग्रेस का था, वो आज मोदी का वोटर है। देश की सियासत का सबसे बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट ही यही है। इसी टेक्टोनिक शिफ्ट की वजह से बीजेपी को 90% सीटें जीतने का टारगेट भी अचीवेबल लगता है। जनता के दिलों से न नाम हमारा हटा सकते हैं, न हमारा नाम मिटा सकते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी वाली बीजेपी और नरेंद्र मोदी की बीजेपी में बेसिक अंतर यही है, जो नंबर में भी दिखता है। 1999 में अटल जी के समय बीजेपी मैक्सिमम 182 सीटों तक पहुंची थी, जबकि मोदी ने 2014 में 282 सीटों से शुरुआत की, जो अटल जी के समय से 100 सीटें ज्यादा थी। 2019 में मोदी के नेतृत्व में दूसरा चुनाव हुआ तो बीजेपी की 21 सीटें बढ़ी और मोदी 282 से 303 तक पहुंच गए। बीजेपी की अपनी ताकत, हिंदुत्व का अपना वोट बैंक उसे 180-82 सीटों के आसपास ही पहुंचाता है। बीजेपी 200 से पार तभी होती है जब उसमें मोदी का वोट बैंक जुड़ता है। मोदी वोट बैंक को माइनस कर दें तो बीजेपी आज भी 180-82 के आसपास पहुंच जाएगी। वैसी स्थिति में कांग्रेस की सीटें बाय डिफॉल्ट 100 सीटें प्लस हो जाएंगी। मोदी के थॉट में गरीब कल्याण कितना है और उसका इफेक्ट कितना है, इसे डेटा से समझते हैं। सेंसस के डेटा आने में अभी वक्त है, इसलिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी NFHS के डेटा देखा। प्रधानमंत्री का हमेशा 2019-20 में हुए 5वें NFHS डेटा के मुताबिक मोदी ने 100 में से 93 घरों में मोबाइल फोन पहुंचा दिया और 96% परिवारों के पास बैंक खाता या पोस्ट ऑफिस खाता है। नरेंद्र मोदी ने गरीब वोटरों तक डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाने का जो तरीका निकाला, उस तरीके ने भी मोदी पर ट्रस्ट बढ़ाया। लाभार्थियों को डायरेक्ट खाते में पैसा मिला। मोदी ने बैंक खाते को आधार से जोड़ा तो भ्रष्टाचार कम हो गया। ऐसा नहीं कि सारे मामले सिर्फ मेरे सामने आए हैं, लेकिन पहले सिर्फ तात्कालिक समस्या का ही समाधान तलाशा गया। आगे वो परिस्थितियां न आए, इसके लिए बहुत सीमित प्रयास हुए। बीते 8 सालों में हमने तात्कालिक उपाय भी किए हैं और समस्याओं के स्थायी समाधान भी खोजे हैं। मोदी के विरोधी मोदी की सीटें तो देखते हैं, लेकिन उसके पीछे का हिसाब नहीं लगाते। वो मोदी और उनकी पार्टी की मेहनत नहीं देखते। बीजेपी किस स्केल पर तैयारी करती है, उसकी एक बानगी मध्य प्रदेश के भोपाल में देखिए। एमपी में चुनाव अगले साल होगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान ने दल बल के साथ इलेक्शन ऑफिस शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री काय के लिए?
मुख्यमंत्री लोगों की बेहतरी के लिए है, सेवा के लिए है। और इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि मैं चैन से ना बैठ पाऊं। आजकल पता नहीं कुछ लोगों को शिकायत हो सकती है, लेकिन मैं अधिकारियों को सवेरे 6:30 बजे जगा देता हूं। सवेरे 6:30 बजे मेरी पहली बैठक हो जाती है। ये कोई नाटक और कर्मकांड नहीं है, ये मन की तड़फ है कि मध्य प्रदेश की जनता की और बेहतर सेवा हम कैसे कर सकते हैं। उत्तराखंड में एक सीट चंपावत पर बाय इलेक्शन है। मुख्यमंत्री की सीट पर मुख्यमंत्री की जीत में किसी को शक शोभा नहीं होता। फिर भी पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार में दिन रात एक कर दिया। धामी के लिए ये उपचुनाव भी 24 की तैयारी है, इसीलिए वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे अहम मुद्दे उठा रहे हैं। धामी को पता है कि इस मुद्दे का डिविडेंड आज नहीं 2 साल बाद उनके काम आएगा। हमने भी यहाँ उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में चुनाव से पूर्व घोषणा की थी। संकल्प लिया था कि नई सरकार के गठन होते ही हम समान नागरिक संहिता का कानून उत्तराखंड के अंदर लागू करेंगे। तो उस दिशा में हमने मंत्रिमंडल की पहली बैठक में उसको निर्णय ले लिया था कि हम इसके लिए कमेटी बनाएंगे। आज हमने रंजना प्रकाश देसाई, माननीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उनकी अध्यक्षता में 5 जनों की कमेटी बना दी है। गुजरात की ग्राउंड रिपोर्ट प्रधानमंत्री ने ले ली है। आगे वो हिमाचल प्रदेश जाने वाले हैं। शिमला में मोदी का बड़ा प्रोग्राम होगा, इसलिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी कमर कस कर खड़े हैं। ये तो मोदी के विरोधी भी मानते हैं कि मोदी इलेक्शन जमकर लड़ते हैं। चुनाव में मोदी को हराना नामुमकिन इसलिए होता है क्योंकि मोदी एक दिन की तैयारी नहीं करते, वो 5 साल, साल के 12 महीने और महीने के 30 दिन मिशन मोड में रहते हैं। इसीलिए तो मोदी हारते नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।